सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाक भारत जंग में जहां पाकिस्तानी पायलट्स और जो F-17 थंडर के चर्चे दुनिया भर में गूंजते रहे हैं, वहीं चीन के हथियारों ने भी पाकिस्तान का भरपूर तरीके से साथ दिया और शाहीनों ने भी चीनी हथियारों से ताक ताक कर निशाने लगाए और ऐसे निशाने लगाए कि जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं मौजूद था। हथियारों की इस दौड़ के साथ साथ चाइना अब एक और रेस में भी आगे निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, बल्कि काफ़ी आगे निकल भी चुका है। और ये कोशिश अभी से नहीं बल्कि साल 2015 यानी 10 साल पहले से, एक दिहाई से चल रही है, जब चाइना ने एक नई सनती पॉलिसी मेड इन चाइना लागू की, जिसका मकसद था कि 2025 तक चीन सनती मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आलमी लीडर बन जाए। लेकिन चाइना की इस पॉलिसी पर अमेरिका और दीगर ममालिक ने तनकीद की कि यह मार्केट के उसूलों के खिलाफ चीनी पॉलिसी है और ये दीगर ममालिक को भी नुकसान पहुंचा सकती है। साल 2018 के बाद चाइना ने मेड इन चाइना पॉलिसी का नाम लेना तो फिर बंद कर दिया, लेकिन इस पॉलिसी पर खामोशी से और बड़े बेहतर अंदाज से काम जारी रहा। इस मकसद को हासिल करने के लिए चाइना ने दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजी पर कम इन्हिसार करने का फैसला किया और चाइना में ही तमाम नई और जदीद टेक्नोलॉजी को बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने अपने ही मुल्क में रोबोट्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स बनाए और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी खास तवज्जो रखी और इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया में चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बहुत बढ़ चुकी है। चाइना की जानिब से जब यह पॉलिसी लाई गई तो हुकूमत ने सनतों के लिए माली मदद को बढ़ा दिया। साल 2018 से साल 2022 तक नई प्रोडक्ट्स के टैक्स से चीनी मईशत को फायदा देने की परसेंटेज तकरीबन 29% ज्यादा बढ़ी। जिन कंपनीज को हुकूमत ने टैक्स सब्सिडी दी, उनकी तादाद 2015 से 2023 तक 4 गुना से भी ज्यादा हो गई। चीनी हुकूमत ने 2015 से 2020 में गवर्नमेंट फंड से कंपनीज में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया। इस पॉलिसी के तहत चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी में जिद्दत पैदा की, उसकी सलाहियत को बढ़ाया और अपनी सनती तरक्की पर जोर दिया। अब एक ऐसे वक्त में जब हम पाकिस्तान के इस वक्त हालात देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब उठ रही है। मुल्क के जो माशी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो हमें सब काफ़ी हद तक कंट्रोल में दिखाई देते हैं। पिछले 1.5 साल में मामला खासी हद तक बेहतर हुए हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे कैसे चला जा सकता है बेहतर अंदाज में। चाइना ने पॉलिसी 2015 में नाफिज की थी और सिर्फ 10 साल में हमने देखा कि वो दुनिया की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के करीब पहुँच चुका है। 10 साल पहले भी वहाँ के हालात बहुत बेहतर थे। खामोशी से चाइना ने अपना ये काम बड़े मौसर अंदाज में किया है और फिर एकदम हमने इसका इम्पैक्ट देखा है। तो पाकिस्तान इस पॉलिसी से क्या सीख सकता है, इस पॉलिसी को कैसे शुरू कर सकता है या इस जैसी किसी पॉलिसी को कैसे लॉन्च कर सकता है, और अगर पाकिस्तान इस जैसी कोई पॉलिसी लेकर आता है तो पाकिस्तान कैसा पूरा फ़ायदा उठा सकता है, किन किन सेक्टर्स में इस वक्त पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। चूँकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते का एक एपिसोड गुजरा है, उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान का खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी का शोबा था, उसकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। यासिर मसूद साहब जो इंटरनेशनल रिलेशंस एनालिस्ट हैं, बीजिंग से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इससे जो ये मेड इन चाइना पॉलिसी है, इसको तो आपने बहुत करीब से देखा होगा। पिछले 10 साल में क्या क्या चेंज आया है चाइना में इस पॉलिसी के बाद, और ख़ास तौर पर जो इकोनॉमी थी चाइना की, उसको इससे कितना फ़ायदा पहुंचा है? जी, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे मदऊ किया, स्पेशली इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। मेड इन चाइना पॉलिसी की अगर हम बात करें, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि 2015 से इसका की शुरुआत हुई थी। 2018 में हावेवर इसको एक ऑफिशियल जो नेम होता है वो तो शायद उस तरह यूज़ नहीं किया गया, लेकिन आपको पता है कि चाइनीज़ का जो तरीक़ेकार है काम करने का, वो बाज़-औक़ात नाम चेंज करके भी अपनी पॉलिसीज़ को जारी रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी कि मेड इन चाइना पॉलिसी है क्या? देखें, इसके 2-3 बड़े अहम नुकात हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ये एक विजनरी पॉलिसी थी, जिसका आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि बेसिक जो उसका पर्पज़ ये था कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को चाइना जिस पे डिपेंड करता है फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसका इन्हिसार कम करना है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि चाइना की जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको मॉडर्नाइज़ करना था, क्योंकि चाइना के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि चाइना जो है वो शायद कॉपी करता है, या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चूँकि इसका हुजम बड़ा है उसकी वजह से ये ग्लोबल फैक्ट्री है, प्रोडक्ट्स जो है वो कम प्राइस में बनाता है लेकिन मॉडर्नाइज नहीं कर रहा या शायद इनोवेट नहीं कर रहा,
आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो थिंकिंग शायद नहीं है। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया कि किस तरह अपनी इंडस्ट्रियल बेस को सस्टेनेबल बनाना है, स्ट्रेंथन करना है और मॉडर्नाइज करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि जिस तरह हमने कहा कि फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उसकी जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है। फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स थे, लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें जर्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है, अमेरिका उसमें लीड कर रहा है और सर्टन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उसमें लीड कर रही हैं। चाइना ऑफ कोर्स उसमें जो है वो लैग कर रहा है, पीछे रह रहा है। और चौथा मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि चाइना ने जिस तरह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के विजन के अंडर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कार्बन फ्री बनाना है पूरे चाइना को, तो उन्होंने 2030 में इसको कार्बन फ्री बनाना है और 2060 में कम्प्लीटली जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाना है। तो ये चाइना की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी इसको भी मद्देनज़र रखा गया। अब ये भी देखते हैं कि क्या इससे अचीव क्या हुआ है। देखें, इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है चाइना की वो काफ़ी हद तक कम हुई है। जहाँ तक हम मेमोरी चिप्स की बात करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस की बात करते हैं, ईवीज़ में इस वक्त चाइना जो है वो लीड कर रहा है। जो लोकलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं चाइना की उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। जिस तरह के हाई टेक जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं, हाई स्पीड रेल्स बना रहे हैं, उसकी ब्रेक्स बना रहे हैं, उसके पार्ट्स बना रहे हैं, ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि ग्लोबल साउथ को अब वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा ना कि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बहुत हद तक कमिटमेंट नज़र आती है। चाहे हम अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की इनिशिएटिव्स की बात करें, बेल्ट एंड रोड की बात करें, उसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करें, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की बात करें, और जितने भी इकदाम उठाए गए हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात करें, जितने भी इकदाम उठाए गए हैं वो वक्त से पहले पूरे हो जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे पुल आउट किया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया स्पेशली अमेरिका की तरफ से जो कि रिस्पॉन्सिबल है। देखें, आजकल बात होती है जो अंडर डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा नुक्ताचीनी की जाती है, उन पे ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात करता हूँ, अगर हम अपना टोटल शेयर देखें कि हम कितनी कार्बन जो है वो एमिशन करते हैं, तो मेरा ख्याल है 1% भी नहीं है। तो इसी तरह चाइना भी है, इस तरह ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस वक्त जो यानी कि हमें माहौलियाती जो हमें ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात सामने आ रहे हैं उसमें वेस्ट जो है वो हमारे ऊपर नुक्ताचीनी करता है, लेकिन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट किया, अभी चाइना के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उसकी वजह यह है कि चाइना एक सस्टेनेबल और एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ना सिर्फ दे रहा है और बल्कि बाकी कंट्रीज को भी दे रहा है। सही। और जैसे साहब ये 2015 में जब ये मेड इन चाइना पॉलिसी का आगाज़ हुआ, उस वक्त चाइना की जो ओवरऑल इकोनॉमी और जीडीपी का साइज था वो 11 ट्रिलियन के आसपास था। आज हम 2025 में देखते हैं 19 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। अब हम अगर जो इस वक्त जंग के में जो इस वक्त ममालिक मसरूफ़ थे पाकिस्तान और इंडिया, उनकी साइजेस देखते हैं इकोनॉमी के, वो एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत छोटे हैं। फ्रांस से इस वक्त मुकाबला चाइना का हथियारों की मद में हुआ। फ्रांस का भी हम साइज़ देखते हैं तो वो 10 साल पहले कोई 2.4 ट्रिलियन था उनका साइज़, अभी वो 3.2 पर पहुँचे हैं। पाकिस्तान का तो बहुत ही मिनिमल 300 बिलियन था 2015 में, अभी वो 346 बिलियन पे खड़ा है। इंडिया 2.1 ट्रिलियन था जो अब डबल कर चुका है अपने साइज़ को, 4.1 इस वक्त ट्रिलियन है, लेकिन वो चाइना से बहुत पीछे। तो ये इस पॉलिसी ने इकोनॉमी को बूस्ट करने में और इस जीडीपी के साइज़ को बढ़ाने में कितना अहम किरदार अदा किया? हद तक किरदार अदा किया। उसकी वजह यह है कि चाइना ने बड़ा हैविली इन्वेस्ट किया है अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि इसमें चाइना लैग कर रहा था। तो उस वजह से एक डुअल जो पॉलिसी है, यानी कि साइमल्टेनियसली दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि एक तो किस तरह स्ट्रीम लाइन करना है अपनी जो
जीडीपी ग्रोथ रेट है। क्योंकि आप देखें कि 1978 से 2010 तक तो 9% या 10% जो था वो चाइना का ग्रोथ रेट रहा। उसके बाद थोड़ा सा उसमें कमी ज़रूर आई, लेकिन पिछले 4-5 सालों से हम देखते हैं कि अबाउट 4 to 5% का एक स्टेडी जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना ने मेंटेन किया हुआ है। तो उसके साथ साथ जो इनकी लोकलाइजेशन पॉलिसीज जिसका मैंने जिक्र किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले जिस तरह चाइना में फॉरेन टेक्नोलॉजी जिस तरह काम कर रही थी, अगर हम सेमी कंडक्टर चिप्स की बात करते हैं, उसके अलावा मेडिकल जो अप्लायंसेस है उनकी बात करते हैं, अब चाइना ने ये किया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो जो ड्यू शेयर है जो जेवीज आपस में करते हैं चाइनीज़ कंपनीज अब फॉरेन कंपनीज के साथ, उसमें काफ़ी बेनिफिट चाइना को ड्यू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जो एक ट्रांजिशन आया है कि ज़्यादा फोकस जो है वो सस्टेनेबल बनाना है जी। और डिपेंडेंसी जो है उसको कम करना है, मेरा ख्याल है इससे काफ़ी फ़र्क आया है। ठीक है। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक आना है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी मेड इन चाइना पॉलिसी 2015 में लॉन्च की गई, 2018 में ऑफिशियली इसके नाम को भी ख़त्म किया गया, लेकिन खामोशी के साथ इस पर काम चलता रहा और अब हम 2025 में इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, जब चाइना इस वक्त एक बहुत बड़ी जीडीपी के साथ मौजूद है, हथियारों में, टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल हर चीज़ में इस वक्त वो जितना आगे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान को इस मेड इन चाइना पॉलिसी से क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए? इस तरह की कोई मेड इन पाकिस्तान पॉलिसी हम आज के दौर में शुरू करने का सोच सकते हैं? किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी? देखिए, पाकिस्तान एक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और तकरीबन 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और ज़्यादातर ये बड़ी यंग पॉपुलेशन है। तकरीबन 70% पाकिस्तान की आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है और बहुत बड़ी आबादी का वो हिस्सा है जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जॉब मार्केट में आने के लिए तैयार है या जॉब मार्केट में है। सो इस इतनी बड़ी आबादी के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि इकॉनमी जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, बहुत से एरियाज़ में होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, तमाम जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, उसमें आपको एक बड़ा रोल चाहिए, जिसमें मिनरल्स भी आजकल बड़े इम्पोर्टेंट हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसलिए आप एक मिनी चाइना बन सकते हैं। अच्छा। आप यूएई की तरह नहीं हो सकते, ना आप सिंगापुर की तरह हो सकते हैं, लेकिन आप सर्टनली चाइना की तरह ज़रूर हो सकते हैं। और चाइना हमने देखा है कि हाई टेक में भी है, लो टेक में भी है, R&D में बहुत आगे निकल गया है। तो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं एक बड़ी इकोनॉमी के, वो चाइना ने बड़ी कामयाबी से पूर भी किए हैं, इम्प्लीमेंट भी किए हैं और उनके नताइज हमारे सामने हैं। का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उनके शहर देखें, उनके देहात देखें, और ऑल राउंड डेवलपमेंट चाइना में हो चुकी है। एनर्जी सेक्टर देख लें, उसमें दुनिया के सबसे बड़े डैम्स भी हैं और दुनिया में सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस भी हैं। इसी तरह अगर आप कम्युनिकेशंस में देखते हैं, सबसे तेज ट्रेन्स भी वहाँ पे हैं, लंबे लंबे मोटरवेज भी हैं। सो आई थिंक वो जो आइडिया ना कि आपको सिर्फ चंद चीज़ों में स्पेशलाइज करना है, उस आइडिया को चाइना ने नेगेट किया है। चाइना ने हर चीज़ में स्पेशलाइज कर दिया। तो सलमान साहब, ये अब जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान में भी मिनी चाइना बनने की इस वक्त वो तमाम सलाहियत और कैपेसिटी मौजूद है। हमने देखा भी कि इस वक्त आलमी इदारों का भी और जो आलमी इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत एतमाद भी है पाकिस्तान पे। गुज़िश्ता रोज़ ही इंटरनेशनल जर्नल बैरन की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी हौसला अफजा है पाकिस्तान के लिए। तो अब अगले 2-4 साल के लिए जिस तरह चाइना ने एक 10 साल का ये प्लान बनाया, ये प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? जो अभी हमने एक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया है, क्या ये वो फुट स्टेप्स हैं जो हम चाइना के फॉलो करें और बेहतर अंदाज से फिर हम अपने टारगेट्स तक पहुंच सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को
सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ओके। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो टैक्सेस के ऊपर है कि टैक्स कलेक्ट करें, और इसका मतलब ये है कि हुकूमत का साइज को पूरा फीड करने के लिए हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और टैक्स लोगों से उन लोगों से भी दे रहे हैं जिनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सो आई थिंक कि ये फोकस हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें टैक्स ओरिएंटेड पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ आना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज का मतलब है कि फिर हुकूमत का रोल जो है उसको बहुत कम करना पड़ेगा और एक मार्केट इकोनॉमी पाकिस्तान में बनानी पड़ेगी। यानी कि वो चीज़ें पाकिस्तान में बनेंगी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, मार्केट में प्राइसेस भी सेट होंगी, रिसोर्स एलोकेशन भी मार्केट करेगी, और हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन चाइना से भी है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी जो है उसको तब्दील किया था एक ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिस्ट इकोनॉमी से एक मार्केट इकोनॉमी में। डेंग शाओपिंग ने सबसे बड़ा काम जो किया था चाइना के लिए वो एक वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी बनाई थी ताकि ब्यूरोक्रेसी का रोल डिसीजन मेकिंग में ख़त्म हो। तो आपका जो सवाल है वो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक टैक्स वाली पॉलिसी को तर्क करे और इन्वेस्टमेंट। तो सलमान साहब, ये कितना चैलेंजिंग होगा ये टैक्स ओरिएंटेड पॉलिसी से शिफ्ट होना और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी पर आना? ये सवाल मैं अभी चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यासिर साहब से ही पूछूंगा, लेकिन पहले आप जरा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बता दिएगा कि ये कितना चैलेंजिंग और कितना लॉन्ग टर्म होगा, कितना अरसा लगेगा हमें इरादा करने के बाद इस शिफ्ट को मुमकिन बनाने में? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आप इरादा कर लें। अगर इरादा होगा तो फिर ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर इरादा नहीं है और आप कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। इस हुकूमत ने पहले एक कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, राइट साइजिंग कमेटी, जिसमें उन्होंने बहुत से महकमे बंद करने की बात की थी, मिनिस्ट्रीज को कम करने की बात की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसके पीछे कमिटमेंट नहीं थी। सो अगर आप तहैया कर लें कि डिसीजन मेकिंग जो है वो मार्केट्स की बेसिस पे होगी और आपकी रुपए की कीमत से लेके हर कमोडिटी जो है पाकिस्तान में वो मार्केट बेस्ड होगी और ब्यूरोक्रेसी का रोल इसमें बहुत कम होगा, एग्रीकल्चर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं, एनओसीज लेनी पड़ती हैं, वो आप ख़त्म करेंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनाने के लिए तो फिर ये काम अगले 4-5 साल में हो सकता है। ठीक है। और सबसे पहला तो बात यह है कि ये जो अगला बजट आएगा इसी से शुरू आप कर सकते हैं, और हर मिनिस्ट्री को एक किस्म का चैलेंज होना चाहिए कि वो अपना बजट जस्टिफाई करें कि अगर आपको कोई बजट में पैसे मिलते हैं तो आप उससे क्या करते हैं और उसका कोई फायदा भी है पाकिस्तान को, और अगर फायदा नहीं है तो वो फिर पैसे उनको नहीं मिलने चाहिए। सही। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर आप करेंगे, और इस वक्त जो 40-50 मिनिस्ट्रीज हैं ये कम, इसको आधा हम कम कर सकते हैं, 20 मैक्सिमम 20 मिनिस्ट्रीज हो तो ये हमारा काम चल सकता है। और यही काम हमें फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी करना पड़ेगा। और चाइना ने एक और बात भी की थी, वो बहुत ज़रूरी थी, उन्होंने स्ट्रेटजी तो बनाई थी मॉडर्नाइजेशन की फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो थी वो लोकल गवर्नमेंट ने की। सो जो भी आपने स्ट्रेटजी बनानी है मार्केट इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पे हो। और जब आप लोकल लेवल पे मॉडर्नाइजेशन करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की को आप मॉडर्नाइज करने जाएंगे
तो वहाँ की जो पैदावार है वो फिर ग्लोबल मार्केट्स में जाएगी, तो आपकी इकॉनमी डिवर्सिफाई भी होना शुरू हो। ठीक है। सो आई थिंक ये खासा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जितनी जल्दी पाकिस्तान ये कर सकता है वो करना चाहिए। ठीक है, तो यासिर मसूद साहब, ये जब ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी से शिफ्ट किया चाइना ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उस वक्त आए, कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जो उन्हें ओवरकम करने में टाइम लगा, या फिर सब बड़ा स्मूथली होता चला गया? नहीं, इसमें जिस तरह सलमान साहब ने जिक्र किया डेन जाओपिंग का, तो नो डाउट कि व्हाट ही हैज़ डन फॉर चाइना इज़ नो लेस देन अ मिरेकल। 1978 1979 में जो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक विजन दिया चाइना का, ऑफ कोर्स उसमें चैलेंजेस थी, क्योंकि जो एक किस्म की ओपन डोर पॉलिसी के ऊपर चाइना आया, जो कि कम्प्लीटली एक न्यू इनिशिएटिव था। देखें, चैलेंजेस के बगैर तो न्यू इनिशिएटिव्स कभी भी नहीं होते, और जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इस तरह चाइना में भी इस तरह के चैलेंजेस थे। लेकिन जो चाइना की फेवर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जाती है वो ये है कि इन्होंने ओवर द ईयर्स इंक्रीमेंटल पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आते रहे। लेट्स फॉर एग्जांपल, इन्होंने एक फ़र्स्ट फेज़ था, उसके बाद 1991 में उसके बाद मेजर रिफॉर्म्स आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2000 में चाइना ने गो ग्लोबल पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया, उसमें फिर रिफॉर्म्स आई। फिर 2013 में जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज़ हुआ, बाकी मज़ीद इनिशिएटिव आए, जिसमें जो था वो उन्होंने किस तरीके से जो है चाइना ने ग्लोबल शिफ्ट की तरफ आना है। तो जिस तरह सलमान साहब ने जिक्र किया कि लोकल इम्प्लीमेंटेशन तो थी, यहाँ पे चूँकि हम बीजिंग में मैं रहता हूँ और चाइना में कुछ मेरा वक्त भी हो चुका है, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनका आपस में बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। उसकी वजह से ये, मिसाल के तौर पे अगर हम शांगसी प्रोविंस जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर में या बाकी जो है वो उस टेक्नोलॉजी में वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो दूसरा प्रोविंस जो है या दूसरा रीजन जो है वो बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको ले रहा है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करता है और फिर उन चैलेंजेस के ऊपर काम भी करता है। मेरा ख्याल है कि ये जो इंक्रीमेंटल पॉलिसी रिफॉर्म्स और परसिस्टेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स ने जो है वो चाइना की, आज जो हम राइज की बात करते हैं चाइना की, और जितना जल्दी चाइना ने राइज किया है, ऑफ कोर्स उसके प्रीरिक्विजिट चाइना के पास हैं। बड़ी मार्केट है, बिग पॉपुलेशन है, और बाकी कंट्रीज जो हैं वो डिपेंडेंट हो गई बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो इंडस्ट्रियल इनकी बेस है उसके ऊपर अब काम कर रहे हैं। जो जो चैलेंजेस इनको वक्त के साथ आए उनके ऊपर इन्होंने काम किया। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि इस वक्त देखें, चाइना इस वक्त डोमिनेंस कर रहा है दुनिया में क्लीन टेक के ऊपर। जिस तरह सोलर और ईवीज की बात करते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस की हम बात करते हैं तो हवावे का नाम आता है, 5G का नाम आता है, अब 6G के नाम पे जा रहे हैं। 35% ऑफ ग्लोबल जो ईवी की प्रोडक्शन है वो चाइना में है। 80% जो है वो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है। BYD का नाम सुन ले। मेरा ज़ाती इत्तेफाक हुआ, मैं यहाँ शांगसी प्रोविंस में गया तो मैं हैरान हो गया कि मेरा ख्याल है दुनिया की फर्स्ट जो कोल माइन है वो 5G कोल माइन है। और अब जिस तरीके से ये AI का ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे डीप सीक की वजह से, जिस तरीके से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू हो गई है, मेरा ख्याल है कि चाइना मज़ीद राइज करेगा। ऑफ कोर्स चैलेंजेस जहाँ तक हैं उसको वो वक्त के साथ साथ उन चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे होते हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी जी। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने मार्केट इकोनॉमी की तरफ आना है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमने रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं किया। सही। ये जो मुल्क है ये इस वक्त हम इसको कहते हैं कि पाकिस्तान डायरली नीड्स रिफॉर्म्स। उसमें सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, आपकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, आपकी सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। आपकी ये जितने भी रिफॉर्म्स अगर हम करेंगे उसके बाद जो है हम उसका ये मैं समझता हूँ कि एक लॉन्चिंग पैड होगा पाकिस्तान की मार्केट इकोनॉमी की तरफ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट को इस मार्केट इकोनॉमी के से बाहर निकलना पड़ेगा। एक इंडिपेंडेंट मार्केट इकोनॉमी बनानी पड़ेगी जिसका रोड मैप अगले 20 साल 30 साल 50 साल तक हो।
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन सी गवर्नमेंट आती है सही। और कौन सा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर मसूद साहब इंटरनेशनल रिलेशन बीजिंग से हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वजीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मजबूत मईशत के लिए बेहतरीन मनसूबा बंदी की ज़रूरत होती है और दुनिया जहां तरक्की के लिए जदीद से जदीद मौक़े तलाश कर रही है, वहीं कुदरती माहौल की हिफाजत और समंदरी वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की तरफ भी अब भरपूर तवज्जो दी जा रही है। ब्लू इकॉनमी अब फ्यूचर विजन नहीं है बल्कि गुजरते वक्त की तरजीह बनती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने एक ब्लू इकॉनमी पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तानी मैरीटाइम की सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए सालाना $100 बिलियन से ज़्यादा की आमदनी कमाना है। इस पॉलिसी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स, मुतल्लिका इदारों, सूबाई हुकूमतों, मैरीटाइम एक्सपर्ट्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स से भी मुशावरत की जाएगी। मुल्क में ब्लू इकॉनमी का हिस्सा तकरीबन $1 बिलियन था, जो GDP का सिर्फ 0.4% है। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी बुनियादी तौर पर फिशिंग, साहिली टूरिज्म और समुद्री तिजारत पर मुश्तमिल है। ब्लू इकॉनमी में समुद्री ग़िज़ा की एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 450 मिलियन का हिस्सा है, जबकि समुद्री सयाहत से तकरीबन $300 मिलियन की आमदनी होती है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि एक्स्ट्रा आमदनी कमाने के लिए रीन्यूएबल वाटर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और जहाज़ों की रिसाइकलिंग, इसके अलावा पोर्ट्स को चेंज किया जाएगा और जहाज़ रानी से 10 मिलियन, फिशिंग और फिश फार्मिंग से 8 मिलियन और वाटर हार्वेस्टिंग से $10 बिलियन और वाटर टूरिज़म से $6 बिलियन कमाए जा सकेंगे। तो अब ये मंसूबे कितने काबिल अमल हैं और कब तक ये अपने मंतक़ी अंजाम तक पहुँचेंगे और पाकिस्तान इससे बेहतर तरीका उठा सकेगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। महमूद मौलवी साहब, जो कि फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है एक पॉलिसी आपके दौरे हुकूमत में भी बनी थी और उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज हमने सामने आते नहीं देखे। अब एक और पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है और प्लानिंग की हद तक तो ये बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। अमली तौर पर ये सब कितना मुमकिन हो सकेगा? जो ब्लू इकॉनमी का फिगर है हमारा एक्सपोर्ट की सूरत में, हम कहाँ तक ले जा सकते हैं? कितना पोटेंशियल है? देखिए, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, जिसको आप कहें ब्यूरोक्रेसी और रेप्टिज्म, उसमें ये है कि सिर्फ हम पेपर्स पे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जो है ना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे दौर में भी देखें पॉलिसी बनती रही, हो रहा ये हो रहा है, इसमें लोग आके वो इतना उसको पेचीदा बना देते हैं कि वो पॉलिसी किसी काम की नहीं होती और अपने अपने मफादात, पर्सनल मफादात और मैं कहूँगा जो इंस्टीट्यूशंस के ज़ाती मफादात इतने आ जाते हैं तो वो उसको पनपने नहीं देते। अब एग्ज़ाम्पल ले लें, शिपिंग पॉलिसी आई थी कि जी प्राइवेट शिप ओनर्स भी आएंगे, शिपिंग को बूस्ट मिलेगा, पाकिस्तानी फ्लैग आएगा, मगर उसकी वजह यह है कि उसमें जो मैं कहूँगा कि PNSC जो है उसको जो है आप अगर बैसाखियों पे चलाएंगे और उसको चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर उसके साथ compete करे तो नहीं चल सकेगा ना। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास एक होना चाहिए। PNSC को आपने कैप्टिव कार्गोज दे दिए, अगर कैप्टिव कार्गोज उनको दे देंगे जो कि मेन है ऑयल वगैरह, तो दूसरे प्राइवेट सेक्टर को जो कार्गोज क्या मिलेंगे। अब आप बात करें पोर्ट्स की, पोर्ट्स में देखिए पोर्ट कासिम को डेवलपमेंट के लिए बहुत गुंजाइश है और उधर जो है अगर डेवलपमेंट को सही मानों में देखे जाए तो मैं कहूँगा फौरी जो है उधर 2 से 3-4 बर्तें बन सकती हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पे ड्रेज हुआ है, ड्रेजिंग मज़ीद चल रही है। देखिए ना, डेवलपमेंट के लिए डिसीशंस फास्ट होने चाहिए और जो है फर्म डिसीशंस होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जैसे कह रहे हैं कि देखें ना फ़िशिंग के ऊपर ये जो है डीप सी फिशिंग, देखिए ना वो पॉलिसी भी आई मगर वो भी कामयाब नहीं गई। उसकी वजह ये बहुत से वजूहात है जिसको जो है मैं कहूँगा ब्यूरोक्रेसी वो इतना घुमाते रहते हैं कि वो पॉलिसीज़ नहीं आ सकती। मैं आपको आज बताऊं कि हमारे फिलीपींस जो हैं, फिलीपींस 1.5 बिलियन का उनके पास जो उनके लोग बाहर काम कर रहे हैं सीमेंस,
उनके वहाँ से रेवेन्यू ले रहे हैं, हमारे यहाँ से कुछ भी मेरे ख्याल से 10-20 मिलियन भी नहीं होगा या 40 मिलियन होगा। उसकी वजह ये है कि हम जो है देखिए ना पॉलिसीज अपनी चेंज करें, एम्प्लॉयमेंट पे हमारे सीफेयर्स को एम्प्लॉयमेंट दे, मरीन एकेडमी के जो बच्चे पास आउट होकर निकलते हैं उनको हम जो है देखें कि उनको नौकरियां मिले ताकि वो जाके जहाज़ों के ऊपर काम करें। उसके लिए मैं कहूँगा हमारे जो बैठे हैं कमर्शियल इदारे जो कि काउंसलेट्स में बैठे दुनिया भर में, उसके ऊपर वो जाके वहाँ पे बात करें कि इन लोगों को, बच्चों को, कैडेट्स को देखिए सिर्फ इनके लिए 2-3 साल चाहिए जहाज़ के ऊपर, उसके बाद हर कंपनी इनको ले लेगी। आज एक कप्तान की सैलरी जो है 15 से 20 हज़ार डॉलर है। अगर ये एक आप अंदाज़ा करें कप्तान 8 से 10 साल में जो है 7 साल 8 साल में कप्तान बन जाते हैं। अगर ये कप्तान जब बन जाते हैं, चीफ ऑफिसर बनेगा 4 साल में या 5 साल में, तो उसको भी तनख्वाह जो 10 से 15 हज़ार डॉलर है। तो इसमें गुंजाइश बहुत है। अब आप कह रहे हैं देखें ना पोर्ट्स, आप मैं कहूँगा हमारे पास इतनी बड़ी साहिल की पट्टी है, इसके ऊपर हमारे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए ना आप वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आज तक हॉक्स बे कराची से हॉक्स बे का जो ब्रिज बना था के क्लिफ्टन से जाता, देखिए डायरेक्ट अप्रोच होगा तो आपको टूरिज्म बढ़ेगी ना जी। आपको मीलों जो है मैं कहूँगा जो कि कंजेस्टेड एरियाज से आपको गाड़ियां जा नहीं सकती, वहाँ ट्रैफिक जैम। आपको एक ब्रिज, ये ब्रिज का अप्रूवल हुआ था फिर वो रुक गया था, ब्रिज बनना था क्लिफ्टन से डायरेक्ट वो होता था जो है मरोड़ा पे, तो उसके वो पूरी पट्टी मीलों की पट्टी जो है वो डेवलप कहाँ से कहाँ हो जाता। उसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी आते, वाटर भी होते, लोगों को एनवायरनमेंट भी मिलता, मगर वो नहीं हुआ। और महमूद साहब यही मेरा अगला सवाल भी था कि जो बीच टूरिज्म को मुस्तकिल बुनियादों पर नज़रअंदाज किया जा रहा है इस पूरी ब्लू इकॉनमी में, ये इसकी क्या वजह है? 1000 किलोमीटर से ज़ायद की साहिली पट्टी का हम अगर नहीं फ़ायदा उठा पा रहे, चलें पूरी की पूरी पट्टी को डेवलप करना अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई 200-250-300 किलोमीटर तक हम 25 से 30% उस पट्टी का तो फ़ायदा उठाएं। मालदीव की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, कैसे उसने बीच टूरिज्म को मॉडर्नाइज किया और कितना उनकी इकॉनमी ऊपर हुई है। देखिए मैंने कहा ना पहले आपको ये ब्रिज बनाना पड़ेगा, और आप 250 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 25-30 किलोमीटर का जो है जो कराची के अंदर पड़ रहा है उसको तो डेवलप करें। मैं तो ये हॉक्स पे मनोड़ा से अगर आप शुरू करेंगे और हॉक्स पे और उसके आगे कैनप तक जब जाएंगे 20-25 किलोमीटर है, इसको डेवलप करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगी इधर जो टूरिज्म डेवलप होगा। मैं तो मेयर कराची से कहूँगा कि देखें वो इसको देखें, वो पूरी पट्टी जो डेवलप हो जाएगी। देखिए हमारे पास बहुत पोटेंशियल बहुत है। जो आप जो इतनी लंबी पट्टी की बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान में जा रहा है, ठीक है ना। बलूचिस्तान के हालात अब अल्लाह करे इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर हो जाए तो ही लोग टूरिज्म के लिए जाएंगे ना। देखिए ना जब तक कुछ जगहों पे तो हालात सही नहीं है, तो हालात से मैं कह रहा हूँ इस वक्त कराची में आपके पास 25 से 30 मील या हो सकता है ज़्यादा ही हो, उस पट्टी को तो आप ठीक कर दें। वो रोड तो लेके आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा कराची फिरते हुए मारीपुर से जाते हुए जो रोड्स कंजेस्टेड है, जहाँ ट्रकें खड़ी हैं, जहाँ बसेस खड़े हुए हैं, जहाँ फुटपाथ के ऊपर जो है दुकानें लगे, तो वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। तो महमूद साहब अगर ये इसको प्रॉपर एक फ्यूचर प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पर देखा जाए तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी? जितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी शायद उससे 10 गुना ज़्यादा ये आगे चलकर प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट हो सकता है। फिर ये इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी वो निकल आएगी। अगर ये ब्रिज बना के उसके ऊपर वो टोल चार्ज करेंगे ना, वो किसी और कंपनी को दे दें ठेके पे वो ब्रिज बनाने के लिए, आप देखें कैसे पैसे आ जाते हैं। आप डेवलपमेंट के तरफ देखिए, हम तो अभी तक जो है ना कुछ चीज़ों से मतलब छोटी छोटी चीज़ों में पब्लिक को उलझाया हुआ है। हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे। आज 70 साल के बाद भी कराची की आवाम गटर की बात करती है, पीने के पानी की बात करती है, 15-15 घंटे लोड शेडिंग की बात करती है।
और महमूद साहब, इस पोल्यूशन से भी हमारी ब्लू इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह हमारा सी पोल्यूटेड एरिया है सी का, वो जो जिस तरह बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भी फिर अब जो सी फूड है वो श्रिंक हो रही हैं, वो कम हो रही हैं, वो दूर से दूर होती जा रही हैं। उस पोल्यूशन से भी बड़े असरात इस वक्त मुरतब हो रहे हैं मनफी। देखिए, कई मीलों तक तो फिश आ ही नहीं रहा है ना। अब वो पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बाहर के फर्म्स आए थे, कहने लगे जी हमें दे दे, जो है वो जो है वो उसको पूरा पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, उसको रिसाइकल करेंगे, उससे वो बिजली भी बनाएंगे, और उससे वो वेस्ट टू एनर्जी वाले लोग आए थे, वो आज तक वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। आप मुझे बताएं ना, कितने लोग बाहर से आए थे वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने, वो क्यों नहीं किए गए? हो रहे हैं देखिए ना, कई साल से तो हम सुन रहे हैं ना वेस्ट टू एनर्जी। तो अब ये हुकूमत ये पॉलिसी का ऐलान कर चुकी है, इसको लॉन्च करने जा रही है। इसका नुक्ता आगाज़ कहाँ से होना चाहिए, और फिर कौन कौन से ऐसे 2-3 स्टेप्स होंगे जो फौरी तौर पर अभी इस हुकूमत को लेने पड़ेंगे ब्लू इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए? देखिए, पहले तो ये देखें ना, शिपिंग पॉलिसी में जो है लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दिया जाए। सही। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, देखें, ब्लू इकोनॉमी में शिप ब्रेकिंग को बूस्ट दिया जाए। शिप ब्रेकिंग जो है इस वक्त दुनिया में 3 ही जगह हो रही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इंडिया हमसे आगे जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर हमारे को ज़रा सा बूस्ट मिले, तो मैं आपको बताऊं, गडानी का जो है इतने धक्के हैं वहाँ पे, उनको जो है थोड़ा सा आप सपोर्ट करें तो हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आप देखें ना, पोर्ट्स के ऊपर देखें, पोर्ट्स बिल्कुल अभी ये कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट नजर आए ना, कंपनीज आती हैं कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे, हम 50 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 25 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, और 100 मिलियन इन्वेस्ट कहाँ किया इन्वेस्टमेंट। और अभी हम मर्स्क का सुन रहे हैं, वो तो दुनिया की बड़ी कंपनीज में शुमार होती है, वो $2 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है। देखिए, ये सिर्फ थ्योरी में, आप मुझे बताएं ना, मस्क जो है $2 बिलियन कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? ये सिर्फ जो है ना मीडिया को बताने के लिए या लफाजी के लिए बहुत अच्छे है। कहाँ पे मुझे बताएगा $2 बिलियन मस्क कहाँ लगाएगी? देखिए, कोई भी फॉरेनर अगर $2 बिलियन लगाता है, वो उसका ROI देखता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहाँ करेंगे, कहाँ लगा रहे हैं वो? ये आते हैं, उन्होंने कहा MOU साइन करो, और लोगों को तस्वीरें दिखाने से देखें, ये चीज़ें नहीं होती। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कराची पोर्ट दे दिया अबू धाबी वालों को कि जी वो इतना बिलियंस का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे। आज 1 साल होने को आए, कितना इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने? कोई पूछे उनसे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। महमूद, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।